नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। पहली अपडेट AK-203 राइफल को लेकर आ रही है। दोस्तों, AK-203 राइफल के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार हो गया है और इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड अगले कुछ महीनों में इसका उत्पादन शुरू करेगी। रशिया पहले ही भारत को 70,000 AK-203 राइफलें दे चुका है, जो बॉट ऑफ द शेफ के तहत दी गई है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब भारत और रशिया ने इसके लिए कमर्शियल टर्म के लिए भी हामी भर दी है। करीबन 6 लाख राइफलों का उत्पादन अगले 10 सालों में इस फैसिलिटी में किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी AK-203 राइफलों का निर्माण भारतीय सुविधा में किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, ये भी कहा जा रहा है कि क्लाशनिकोव प्लेटफॉर्म पर आधारित एक नई राइफल भी तैयार की जाएगी। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की सेंटिनम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है इजरायली राइफल एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत दोनों ही कंपनियां भविष्य की यानी कि फ्यूचरिस्टिक लाइट वेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को मिलकर तैयार करेंगी, जो कि लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड पर आधारित होगा और इसे भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ इन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का लाइफ सपोर्ट साइकिल भी यहाँ पर चलती रहेगी। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब HAL और जनरल इलेक्ट्रिक इंजन डील पर काम कर रहे हैं, जिसके तहत F414 INS-6 इंजन भारत में बनाया जाएगा, जिसे कि तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 और टेडबीएफ प्रोग्राम में लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक कोर इंजन के जो जरूरी उपकरण हैं उन्हें सीधा भारत भेजेगा और साथ ही HAL को कंप्रेसर डिस्क, केस, कंप्रेसर SOP, हब सील और आफ्टर बर्नर सेक्शन के लिए तकनीक भी हस्तांतरित की जाएगी। जनरल इलेक्ट्रिक भारत को इंजन की जो आपूर्ति करेगा उसे सेमी असेंबल किट के तौर पर करेगा, जिसे कि HAL असेंबल करेगा और इस पर स्थानीय स्तर पर बने कंपोनेंट्स को लगाएगा। इसके अलावा HAL इसकी फाइनल असेंबली और टेस्टिंग भी करेगा। साथ ही HAL को इन इंजनों के मेंटेनेंस और रिपेयर ऑपरेशन का इंचार्ज भी बनाया गया है। साथ ही HAL इन इंजनों के लिए लोकल सर्टिफिकेशन भी मुहैया कराएगा भारतीय वायुसेना के लिए। हालांकि दोस्तों, अमेरिका भारत को कोर तकनीक तो नहीं देगा इंजन की, लेकिन इस बहाने भारत में अमेरिकी इंजन निर्माण की जो एक आप समझ सकते हैं कि शुरुआत हो जाएगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, जोधपुर में भारत और फ्रांस के एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। 26 अक्टूबर से शुरू हुआ ये युद्धाभ्यास 12 नवंबर तक चलेगा। इस वॉर प्रैक्टिस के जरिए दोनों देशों की एयरफोर्स के पायलट्स एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस में दोनों देशों के फाइटर प्लेन हवा से हवा में टारगेट को हिट करने और सबसे खास मिड एयर रिफ्यूलिंग यानी हवा में ही एक प्लेन से दूसरे प्लेन में फ्यूल भरने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा में राफेल समेत 5 फाइटर प्लेन्स और प्रचंड हेलीकॉप्टर में भी फ्यूल भरा जा रहा है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, मझगांव डॉक लिमिटेड ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है योग्य भारतीय कंपनियों के लिए, जिसके तहत अंडर वाटर प्लेटफॉर्म के डिजाइन, मेंटेनेंस और इनके सिस्टमों की वो सप्लाई करेंगी, जिसमें कि प्रपल्सन सिस्टम, कंट्रोल सरफेसेस, बैटरी सिस्टम विद बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, अकॉस्टिक डेप्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, सोनार सिस्टम, अंडर वाटर कम्युनिकेशन सिस्टम, सैटकॉम सिस्टम, सरफेस कम्युनिकेशन सिस्टम, ऑप्टिकल मास्ट, कम्युनिकेशन मास्ट, स्नोकल मास्ट और प्रोटेक्टिव कोटिंग के साथ हल और टैंक्स का डिजाइन और निर्माण किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय नौसेना के 11 नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल निर्माण के लिए लोएस्ट बिडर के तौर पर उभरी है, जिसकी अनुमानित लागत करीबन 9,000 करोड़ रुपए है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ये बेहद अहम रणनीतिक भूमिका निभाएंगी, खास करके ऑफशोर एसेट्स की प्रोटेक्शन के लिए, इसके अलावा माइन काउंटर मेजर्स ऑपरेशन में। और यही नहीं, इनका सबसे बड़ा काम होगा कि चाइना के जो रिसर्च वेसल्स भारतीय समुद्र में आ जाते हैं, यह उन्हें भी पहचान सकेगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की इंस्ट्रूमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अब एक हाई परफॉर्मेंस मल्टी सेंसरल इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड का निर्माण किया है, जिसे कि नामिका MK2 टैंक डिस्ट्रॉयर पर लगाया जाएगा और ये इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड 40 किलोग्राम का होगा। इसमें थर्मल इमेजर, TV CCTV कैमरा, डे नाइट ऑपरेशन के लिए और लेजर रेंज फाइंडर भी होगा। साथ ही ये एक साथ 5 टारगेट को डिटेक्ट कर सकेगा और इसका जो डे कैमरा है वो T-72 टैंक को 8 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर सकता है और ये सिस्टम अपने टारगेट को ऑटो लॉक कर सकता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, आंध्र प्रदेश कैडर के 1988 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी गिरधर अरमाने आज उन्होंने रक्षा सचिव का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों में काम किया है। इससे पहले वे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव थे। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों आज नवंबर महीने की शुरुआत हुई है। ऐसे में भारतीय सेना ने
अनंतनाग जिले के बिजबिहाड़ा में एक आतंकी को मौत के घाट उतार दिया। हालांकि अन्य आतंकियों की तलाश सुरक्षा बल कर रहे हैं। घाटी में इन दिनों सुरक्षा बलों के जो ऑपरेशन है वो चल रहे हैं। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की चिनार कॉर्प ने एक हुंकार भरी है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर। आपको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाए जाने की बात कही थी और कहा था कि भारत अब उत्तर की तरफ देख रहा है और यह सपना तभी पूरा होगा जब गिलगिट बाल्टिस्तान भारत में मिल जाएगा। ऐसे में भारतीय सेना, जिस पर कोई शक नहीं कर सकता, उन्होंने भी हुंकार भरी है। चिनार कॉर्प्स के एडीएस ओजला जी ने कहा कि केंद्र सरकार जब भी ऐसा फैसला करेगी हमारे पास आदेश आएंगे और ऐसे में हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारी पारंपरिक ताकत है और भारतीय सेना अब पहले के मुकाबले काफी आधुनिक और मजबूत हो गई है और ऐसे में किसी भी स्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। साथ ही दोस्तों, चिनार कॉर्प्स के कमांडर ने आश्वासन दिया कि एलओसी पर स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और सेना सीमाओं की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि दोस्तों, अगर ये गिलगिट बाल्टिस्तान जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पास है, यही वो रास्ता है जो पाकिस्तान और चीन को जमीनी रास्ते से जोड़ता है। गिलगिट बाल्टिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान और इसके दक्षिण में पाकिस्तान के कब्जे वाला पीओके है। ऐसे में दोस्तों, गिलगिट बाल्टिस्तान कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और चीन के एलएसी विवाद को लेकर ईस्टर्न कमांड ने कहा कि पूर्वी थिएटर पर इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार मजबूत किया जा रहा है। 2017 डोकलाम विवाद के बाद पूर्वी सीमा पर अभी कोई वृद्धि नहीं हुई है। इसके अलावा हम चाइना के साथ भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। अगर हमारे बीच कोई भी स्थिति बिगड़ती है तो हम रणनीतिक चर्चा से इसे हल कर लेते हैं। ईस्टर्न कमांड के आर्मी चीफ जनरल राणा प्रताप कलिता ने कहा कि विकास दो तरह का होता है, एक रणनीतिक और एक बुनियादी ढांचा। सेना और रक्षा मंत्रालय दोनों की ओर से बड़ी परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं, जिसमें कि हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए हम लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं और कुछ ऐसे डेवलपमेंट किए गए हैं जिनके बारे में जानकारी पब्लिक डोमेन में साझा नहीं की जा सकती, लेकिन जो बुनियादी ढांचे हैं उनका विकास खुले तौर पर किया जा रहा है, जिसे लोग देख सकते हैं। दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि भारत ने अपनी कई गुप्त परियोजनाएं भी वहां पर शुरू कर रखी हैं ताकि किसी भी स्थिति में चाइना से निपटा जा सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक्सिम बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिन्होंने रिसर्च करके अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत हाल के वर्षों में एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है। 2017 से 2021 के दौरान मॉरिशस, मोजाम्बिक और सेशल्स भारतीय हथियारों के प्रमुख खरीदार बन गए। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत दक्षिण अफ्रीका के समुद्री, उनके एरोस्पेस और रक्षा आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकता है और भारत को अफ्रीका की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए और उनकी तकनीकी क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए। अगर भारत ऐसा करता है तो 2025 तक $5 अरब के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को भारत तेजी से पा सकता है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारतीय सैन्य वाहन निर्माता जैसे कि टाटा मोटर्स और अशोका लीलैंड पहले से ही इनके नेटवर्क का हिस्सा है और आगे इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और अफ्रीकी देश हिंद महासागर क्षेत्र में एक सुरक्षित समुद्री वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण हितधारक भी हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि रशिया को लेकर आ रही है। दोस्तों, जहां एक तरफ रशिया और यूक्रेन के बीच काफी भयंकर लड़ाई हो रही है, ऐसे में पाकिस्तान का मुद्दा फिर सामने आया है और यहाँ पर दोस्तों रूसी सांसद इगोर मोरजोव ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन और पाकिस्तान दोनों ने परमाणु हथियारों को बनाने की तकनीक के बारे में चर्चा शुरू की है। दोस्तों, आपको बता दें कि इगोर रूस के रक्षा कमेटी फेडरेशन काउंसिल के सदस्य हैं। इससे पहले पाकिस्तान पर उत्तर कोरिया और लीबिया जैसे देशों को परमाणु तकनीक बेचने का खुलासा भी हो चुका है। रूसी सांसद ने कहा कि यूक्रेन के विशेषज्ञों ने पाकिस्तान की यात्रा की है और पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी यूक्रेन गया है ताकि परमाणु बम बनाने की तकनीक पर चर्चा की जा सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ परिषद की बैठक में हिस्सा लिया और भारत ने इसका प्रतिनिधित्व किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि चबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस क्षेत्र में आर्थिक क्षमता की संभावनाओं के रास्ते खोलेंगे। इन कनेक्टिविटी परियोजनाओं को सदस्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। डॉक्टर एस जयशंकर जी ने कहा कि एससीओ सदस्यों के साथ हमारा कुल व्यापार $141 अरब का है, जिसके कई गुना बढ़ने की संभावना है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि संघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में संघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्र अध्यक्षों ने एक शिखर सम्मेलन की थी। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके स्थायी सदस्य बने थे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ, जो कि अमेरिका से आ रही है। दोस्तों, अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है। इस दौरान दोनों देशों ने 24 घंटे एक मॉक हमले का अभ्यास किया। यह अभ्यास 5 दिनों तक चलेगा। अमेरिकी वायुसेना ने पिछले हफ्ते अपने बयान में भी कहा था कि युद्धाभ्यास ऑपरेशनल विजिलेंट स्टॉर्म है।
इसमें लगभग 240 युद्धक विमान होंगे जो लगभग 1600 उड़ान भरेंगे। अमेरिका ने कहा कि दोनों देशों के बीच ऑपरेशन के लिहाज से यह अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। दरअसल दोस्तों, इसके पीछे कारण आप सभी जानते हैं कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये जो युद्ध अभ्यास है वो उत्तर कोरिया को जवाब देने के लिए किया जा रहा है। इससे पहले दोनों देशों ने 2017 में इसी स्तर का युद्ध अभ्यास किया था। हालांकि उत्तर कोरिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया जो मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं वो उकसावे वाली है। किम जोंग ने कहा है कि इसे तुरंत बंद कर दिया जाए, नहीं तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।